तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा इसका साइमन हैरिस। आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा था आयरलैंड में जो भारतीय मूल के प्रधानमंत्री थे लियो वरादकर, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो अब उनके बाद आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं और ये आयरलैंड के सबसे युवा, सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री हैं, नाम है साइमन हैरिस। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी का सीएमडी किसे चुना गया? तो आंसर होगा गिरिजा सुब्रमण्यम। तो अभी गिरिजा सुब्रमण्यम को न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी का सीएमडी बनाया गया है। अच्छा, इनके अलावा एक और यहाँ पे अपॉइंटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी भूपेश सुशील कुमार, इनको यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का सीएमडी बनाया गया है। बाकी नवीन जिंदल से आप जानते हो इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे और एमवी राव भारतीय बैंक संघ के ये अभी लेटेस्ट ही अध्यक्ष बने हैं। तो ये नाम सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा गोविंद ढोलकिया को। तो अभी सूरत डायमंड बोर्स ने गुजरात से राज्यसभा सांसद गोविंद ढोलकिया को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने किनका स्थान लिया? वल्लभ भाई पटेल का। अच्छा, आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को पछाड़ करके भारत में अब दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बन गया है। वो यही है सूरत डायमंड बोर्स। ये इतना बड़ा है कि यहाँ पे एक साथ 65,000 से अधिक हीरा प्रोफेशनल एक साथ काम कर सकते हैं। बाकी अब राहुल सिंह की बात करेंगे, सीबीएसई के नए हेड बने। नवनीत सहगल प्रसार भारती के हेड बने, तो किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के हेड बने थे। अच्छा, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया आप जानते ही हो, सूरत को कहते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा किरण रिजिजू। तो अभी तक हमारे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन थे? पशुपति कुमार पारस थे, पर अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो उनके बाद किरण रिजिजू को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज दिया गया है। वैसे किरण रिजिजू के पास कौन सा मंत्रालय है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। ये जो पशुपति कुमार पारस थे ये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख हैं। अच्छा, किरण रिजिजू से आपको याद आएगा पिछले साल इनके पास कानून मंत्रालय हुआ करता था, लेकिन उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया था। फिर उनको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिया गया था और कानून मंत्रालय किसको दिया गया था? अर्जुन राम मेघवाल को। यह भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किसे इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया? तो आंसर होगा नवीन जिंदल को। तो अभी जिंदल स्टील एंड पावर के जो अध्यक्ष हैं नवीन जिंदल, इनको अभी इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने किनका स्थान लिया? दिलीप ओमान का स्थान लिया है। अच्छा, इंडियन स्टील एसोसिएशन की बात करें तो इसकी स्थापना 2014 में भारत की स्टील उत्पादक कंपनियों के शीर्ष निकाय के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा। और आपको ये बता दूं कि भारत में पहला आधुनिक स्टील प्लांट ये जमशेदजी टाटा ने स्थापित किया था 1907 में, जिसे अभी टाटा स्टील के नाम से आप जानते हो। कहां पे? जमशेदपुर, झारखंड में। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में यानी कि 1956 से लेकर 1961 के दौरान भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के पहले इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट की स्थापना की थी। जैसे कि उड़ीसा में राउरकेला स्टील प्लांट, ये जर्मनी के सहयोग से बनाया गया। छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट, ये सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया। और पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्टील प्लांट, जो कि ब्रिटेन के सहयोग से बना था। बाकी स्टील प्रोडक्शन में आप जानते हो दुनिया में पहले स्थान पे चाइना आता है, दूसरे पे इंडिया है। ये भी याद रखो कि स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। और चीन और अमेरिका के बाद तैयार स्टील यानी कि फर्नेस्ड स्टील का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता कंज्यूमर कौन है? भारत है। आपको याद है भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण कहां पे हुआ था? गुजरात में, गुजरात के सूरत में। और अभी 2024 में ही मैंने आपको पढ़ाया था हमारे जो स्टील मंत्री हैं कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके पास एविएशन मंत्रालय भी है, नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं। और अभी इन्होंने ही जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार में स्थित स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया था। यह भी याद रखना। उसके अलावा दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील, फॉसिल फ्री स्टील, ये स्वीडन में बना था। किस कंपनी ने बनाया था? देश तो हो गया स्वीडन, लेकिन नहीं पूछेंगे तो हाइब्रिड कंपनी ने। और दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पुल, ये कहां पे लगाया गया? नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम में। अच्छा, ये बताओ स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? याद रखना, जमशेद जे ईरानी को। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो मैंने एक्स्ट्रा जानकारियां आपको दी है, कुछ स्टैटिक और कुछ करंट अफेयर से संबंधित, वो सारी इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके एग्जाम के लिए।
इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो आंसर होगा MV राव। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO हैं ये MV राव, जिनको अभी 2023-24 के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। वे अतुल कुमार गोयल का स्थान लेंगे, जो कि पंजाब नेशनल बैंक के MD CEO हैं। अच्छा, ये तो अध्यक्ष चुने गए हैं, इनके अलावा 3 उपाध्यक्ष भी चुने गए हैं, दिनेश कुमार खारा, शांतिलाल जैन और डॉक्टर N कामाकोड़ी। इंडियन बैंक एसोसिएशन की बात करें तो भारत में बैंकों और वित्तीय संस्थानों का ये एक संघ है, जिसका गठन हुआ था 26 सितंबर 1946 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है, तो ये ध्यान रखना। अध्यक्ष याद रख लेना MV राव हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किस देश को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो आंसर होगा भारत को। तो अभी अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने भारत को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना है, और इस प्रकार यहां भारत को रिप्रेजेंट करेंगे हमारे दूरसंचार विभाग के जो सचिव हैं डॉक्टर नीरज मित्तल, सह अध्यक्ष के रूप में। देखो, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की बात करें तो स्थापना होती है 1865 में और हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसे 29वें यानी कि 29 नंबर का देवी शंकर अवस्थी सम्मान देने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा निशांत को। तो युवा कवि आलोचक हैं निशांत, और इनको वर्ष 2023 के लिए 29वें देवी शंकर अवस्थी सम्मान देने की अभी घोषणा की गई है। निशांत को उनकी आलोचना पुस्तक कविता पाठ आलोचना के लिए यह सम्मान दिया गया। बाकी डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी सम्मान की बात करेंगे तो डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी ये हिंदी साहित्य के प्रख्यात आलोचक थे। तो उन्हीं की याद में, उन्हीं की स्मृति में पिछले 29 सालों से हर साल किसी न किसी युवा आलोचक को ये सम्मान दिया जा रहा है। इसकी शुरुआत 1955 में हुई थी और ये सम्मान 45 वर्ष तक के युवा आलोचक लेखकों को दिया जाता है। कितने वर्ष तक के लेखकों को? 45 वर्ष। बाकी निशांत की बात करेंगे तो वे उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो पुरस्कार का नाम मैंने आपको बता दिया, कौन सा संस्करण है वो बता दिया, किसे मिला वो बता दिया, किनकी याद में दिया जाता है वो बता दिया, कब से शुरू किया गया ये बता दिया, और जिसको भी ये पुरस्कार दिया जाता है उनकी एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 45 ईयर होनी चाहिए, और ये निशांत कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से हैं। बाकी ऑप्शन पे चले तो प्रभा वर्मा इंपॉर्टेंट नाम है, अभी 33वां सरस्वती सम्मान मिला था उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए। TM कृष्णा की बात करें तो संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला, और रतन टाटा जी की बात करें तो परोपकारी कार्यों के लिए अभी इन्हें PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार मिला था। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में एविएशन वीक लॉरेट्स पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो आंसर होगा इसरो को। तो अभी इसरो को चंद्रयान 3 मिशन में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए ये एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कार विमानन और एरोस्पेस यानी कि एविएशन और एरोस्पेस सेक्टर में व्यक्तियों और टीमों की असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर उमा रेले को। तो डॉक्टर उमा रेले जो कि नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय जो कि मुंबई में है, वहां की प्रिंसिपल है, और अभी उनको भारतीय शास्त्रीय नृत्य विशेषकर भारतनाट्यम के क्षेत्र में उनके अमूल योगदान के लिए उन्हें ये सम्मान दिया गया। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क प्रश्न है, बड़ा सिंपल सा। भारतनाट्यम ये किस राज्य का क्लासिकल डांस है बताओ। बाकी देखो, इसी तरह के मैंने आपके ऑप्शन रखे हैं, आपको बताया जिस तरह का प्रश्न होता है उसी तरह का मैं आपको रिवीजन करवाता हूं। ऐसा नहीं है कुछ भी उठा के रिवीजन करवा दिया। देखो ऑप्शन में आपको समझ में आएगा। रंजन गोगोई साहब हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, असम से आते हैं ये, और अभी इन्हें असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था जिसे असम वैभव कहा जाता है। और अशोक सर्राफ 2023 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला इनको, ये महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और उसी तरह से केरल का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कहलाता है केरल ज्योति, जो कि अभी मिला T पद्मनाभन को, अभी नवंबर 2023 की बात है। तो इसी तरह से ये जो ऑप्शन मैंने लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको ये जो मैंने राज्य बताए यहाँ के सर्वोच्च सम्मान मिले हैं, तो ये आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देख। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो पुरस्कार से सम्मानित किया? तो आंसर होगा भूटान। तो अभी 22 मार्च 2024 को भूटान के राजा जो हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक,
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि अभी भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हुए थे, उनको भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसको कहा जाता है ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो, उससे उनको सम्मानित किया। और इस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भूटान का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले पहले विदेशी नेता बन गए हैं। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, पहले हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं भूटान की। तो पहले मैं आपको बता दूं कि भूटान को ड्रुक यूल के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब होता है थंडर ड्रैगन की भूमि। और एक याद रखना, पारो हवाई अड्डा कहां पर है, तो ये भूटान में है। अभी मोदी जी इसी हवाई अड्डे पर उतरे थे और वहां के जो प्रधानमंत्री उनको रिसीव करने पहुंचे थे। तो ये नाम न्यूज में था, तो थोड़ा सा मैंने कहा बता दूं आपको, क्या पता पूछ ले कि पारो हवाई अड्डा कहां पर है भूटान में। भूटान आप मैप में देख रहे हो, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है भारत और चाइना के साथ। लेकिन अगर भारत में बात करेंगे तो भारत के किन राज्यों से सीमा बनाता है, तो असम साथ में। तो आंसर होगा असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और भूटान की भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है ये भी मैं आपको बता दूं, 699 किलोमीटर। कैपिटल इसकी थिम्पू होती है, करेंसी है एनगल्ट्रम, भारतीय रुपया भी चलता है वैसे। प्रधानमंत्री हैं शेरिंग टोब्गे, अभी वापस से बने थे। यहाँ के राज्य मैंने आपको बताया जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। और फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस को। तो अभी बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस, इनको वैश्विक असमानताओं को समझने, विशेष रूप से सामाजिक और पर्यावरणीय असमानताओं के क्षेत्र को समझने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पहले वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि पहली बार ये पुरस्कार दिया जा रहा है और इन दोनों को ये पुरस्कार मिला है, तो इनके नाम याद रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में सेरावीक लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को। तो अवार्ड का नाम है सेरावीक लीडरशिप अवार्ड। अच्छा, ये अवार्ड क्यों दिया गया, तो सस्टेनेबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि प्रदूषण रहित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। और किसे मिला, तो डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को। अच्छा, ये है कौन, तो पिछले साल जो कोप 28 का आयोजन हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात में, तो ये उसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर। वैसे आप जानते हो 2024 में कोप 29 का आयोजन ये कहाँ पे हो रहा है, अजरबैजान के कैपिटल बाकू में। बाकी देखो ऑप्शन देखो, डॉक्टर उमा रेले, अभी महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार मिला इनको। और टीएम कृष्णा की बात करें तो संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला। और प्रभा वर्मा की बात करें तो 33वां सरस्वती सम्मान इनको मिला, इनकी पुस्तक रौद्र सात्विकम के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस, वर्ल्ड टीबी डे, ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 24 मार्च को। तो हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाया जाता है। बात समझ में आती है आपको। ये जो दिन है हम वैश्विक स्तर पर टीबी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाते हैं, जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। बात करें इस बार की थीम क्या है, यस वी कैन एंड टीबी। अच्छा, अगर आप पूछना चाहो कि 24 मार्च को ये दिवस क्यों मनाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 24 मार्च 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी बैक्टीरिया की खोज की थी। इसीलिए 24 मार्च को हमने ये दिवस की डेट चुनी है। पहली बार इस दिवस को 1983 में मनाया गया था। और ये बैक्टीरिया जनित बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और कौन सा बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। आपको याद हो तो पिछले साल 2023 में वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन हुआ था वाराणसी में। तो अभी आपको याद रखना है वर्ल्ड टीबी डे कब मनाते हैं, 24 मार्च को मनाते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 21 मार्च को। तो अंतरराष्ट्रीय वन दिवस ये हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना। थीम क्या है, वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए एक समाधान। वैसे 21 मार्च को विश्व कविता दिवस भी होता है, वर्ल्ड पोइट्री डे, और उसकी भी थीम है स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जॉइंट्स। अच्छा, वन से एक करंट अफेयर्स का प्रश्न मुझे याद आता है कि भारत की पहली वन विश्वविद्यालय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थापित हुई, तेलंगाना में। और मुझे बता सकते हो वन मित्र योजना किस राज्य ने शुरू की थी, तो आंसर होगा हरियाणा ने। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 22 मार्च को। तो आपको पता है हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे के रूप में हम मनाते हैं। और इस बार की थीम क्या है, शांति के लिए जल। पहली बार इस दिन को 1993 में मनाया गया था।
अच्छा, एक अच्छा प्रश्न यहां से ये बनता है कि जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, कितने हैं? 17 है और 2030 तक पूरे करने। तो कौन से नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये साफ जल, क्लीन वाटर और स्वच्छता की बात करता है? तो आंसर होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 मार्च को। तो हर साल 23 मार्च को वर्ल्ड मेटेओरोलॉजिकल डे के रूप में मनाया जाता है, ये याद रखना। थीम याद रखना क्या है? जलवायु कार्रवाई की अग्रिम पंक्ति में, एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। पहली बार इस दिन को 1951 में मनाया गया था। वर्ल्ड मेटेओरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, स्थापना होती है 1873 में। हेडक्वार्टर मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में और डायरेक्टर जनरल है सेलेस्टे साउलो। वैसे 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं, आपको याद है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी गई थी और इस तरह से वो शहीद हुए थे। तो इन तीनों महान क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल हम 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस बार 23 मार्च को अर्थ आर डे के रूप में भी हमने मनाया, जो कि मार्च के लास्ट सैटरडे को होता है। इसे कौन मनाता है? ये प्रश्न एक बार एग्जाम में आया था, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। तो इस तरह से 23 मार्च में ये 3 दिवस इस बार हम मना रहे हैं, ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 मार्च को। तो हर साल 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे के रूप में मनाया जाता है। तो डाउन सिंड्रोम ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चा मानसिक और शारीरिक विकारों से ग्रसित रहता है। डाउन सिंड्रोम में बच्चा अपने 21वें गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी के साथ पैदा होता है, इसीलिए इसे ट्राइसोमी 2 भी कहते हैं। तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है यानी कि अनुवांशिक विकार है। ये बच्चे के शारीरिक विकास में देरी, चेहरे की विशेषताओं में फर्क और बौद्धिक विकास में देरी का कारण बनता है, जिसे आप डाउन सिंड्रोम बोलते हो। और इसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे के रूप में मनाया जाता है हर साल 21 मार्च को। 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और 21 मार्च को 2 और दिवस मनाए जाते हैं, विश्व वानिकी दिवस और विश्व कविता दिवस। तो 21 मार्च से संबंधित ये 4 दिवस हो गए, 4 डेज हो गए, इनको आप ध्यान में रखना। ये जो 2 डे मैंने आपको बताया, विश्व वानिकी दिवस, फॉरेस्ट्री डे जिसे आप बोलते हो, और ये कविता दिवस, वर्ल्ड पोइट्री डे, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि पेरिस ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन बने, फ्लैग बियरर कौन बने? तो आंसर होगा शरद कमल। तो पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक यानी कि फ्लैग बियरर बनाए गए हैं शरद कमल को। अब शरद कमल का संबंध किससे है? ये एक टेबल टेनिस प्लेयर हैं, ये भी याद रखना। वहीं महिला जो मुक्केबाज है एमसी मैरी कॉम, उनको भारतीय दल का प्रमुख यानी कि जिसे शेफ द मिशन कहते हैं वो बनाया गया है। तो ये दोनों नाम याद रखना। बाकी मैं आपको कुछ और इनसे संबंधित याद दिलाऊं तो आपको याद हो तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के एथलीट आयोग के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? वो यही थे, शरद कमल। और 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे बर्मिंघम में, वहां पर भी शरद कमल और एक बॉक्सर और थी निकत जरीन, ये भारत के ध्वजवाहक थे समापन समारोह में, एंडिंग सेरेमनी में। और अभी लास्ट ईयर हमने देखा था जो एशियन गेम्स 2022 हुए थे, अभी 2023 में 19वां संस्करण था, चाइना के हांगझाओ में हुए थे ना, उसमें उद्घाटन समारोह में अगर पूछो फ्लैग बियरर कौन थे, तो 2 जने थे, हरमनप्रीत सिंह जिनका संबंध हॉकी से है, और लवलीना बोरगोहेन जो कि एक वेट लिफ्टर है। वहीं समापन समारोह में फ्लैग बियरर रहे थे PR श्रीजेश जो कि एक हॉकी प्लेयर है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, शरद कमल एक टेबल टेनिस प्लेयर है, तो टेबल टेनिस से संबंधित कुछ भारतीय प्लेयर मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि बहुत कम हमें सुनने को मिलता है टेबल टेनिस के बारे में दूसरे स्पोर्ट्स के मुकाबले, तो हो सकता है आपको कम याद हो। तो एक बार मैं इन खिलाड़ियों के बारे में बता दूं, अगर पूछ ले एग्जाम में तो आखिर आप बता पाओ। तो एक तो शरद कमल हो गए, मणिका बत्रा, ये बड़े फेमस प्लेयर हैं, जी साथियान हो गए, मानव ठक्कर हो गया, नैना जायसवाल याद रखो, अर्चना कामत याद रखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जिनका संबंध टेबल टेनिस से है। अच्छा, पेरिस ओलंपिक की बात करें तो ये एक समर ओलंपिक है। कौन सा संस्करण है ये भी याद रखो, 33 नंबर का है। और इस बार इसमें कितने नए गेम शामिल किए गए? तो 4। कौन कौन से? ब्रेक डांस, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग। और एक और पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, अलग से क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ध्यान रखना कि अगर पूछे किस बैंक ने
पेरिस ओलंपिक में टीम इंडिया के लिए ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बनने के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ समझौता किया? तो आंसर करना यस बैंक ने। ठीक है, अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में T20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा विराट कोहली। तो याद रखना कि T20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं ये विराट कोहली। अभी IPL 2024 के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ अपना छठा रन बनाते ही उन्होंने ये उपलब्धि हासिल कर ली है। तो विराट कोहली T20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले ओवरऑल छठे क्रिकेटर बन गए हैं, दुनिया में छठे और भारत में पहले। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कितने पारियों में उन्होंने ये आंकड़ा पूरा किया। 360 पारियों में उन्होंने ये 12,000 रन बनाए। वहीं क्रिस गेल ने 345 पारियों में ये रन बनाए थे। तो आप कह सकते हो सबसे तेज यहाँ पे 12,000 रन बनाने वाले विराट कोहली ये दूसरे बल्लेबाज है, क्योंकि पहले तो क्रिस गेल है। अच्छा, चेन्नई सुपर किंग से भी एक अपडेट मैं आपको दे दूं कि अभी तक जो इसके कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, वो अब नहीं है, अब इसके कप्तान बन चुके हैं ऋतुराज गायकवाड़। बाकी देखो कुछ इसी तरह से संबंधित प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं तो अभी T20 इंटरनेशनल में 400 प्लस चौके लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने थे कौन? आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग। अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था। और ये भी पढ़ा था कि T20 इंटरनेशनल में 150 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने कौन? टिम साउदी, ये न्यूजीलैंड के हैं। और उसी तरह से रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बने थे। तो इसी से संबंधित ये प्रश्न मैंने आपको रिवाइज कराया जो बिल्कुल लेटेस्ट है, ज्यादा पुराने प्रश्न नहीं है, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा संस्करण ये कहां पे शुरू किया गया? तो आंसर होगा नागालैंड में। बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट गेम्स की, 2024 में इसका ये तीसरा संस्करण है जो कि कहां पे हुआ? नागालैंड में हुआ। और ये जो पूर्वोत्तर गेम्स हैं ये हर 4 साल में एक बार होते हैं, और इसमें केवल जो पूर्वोत्तर राज्य हैं हमारे उन्हीं के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। तो याद रखना इस बार का ये नॉर्थ ईस्ट गेम्स ये तीसरा संस्करण था जो कि हुआ नागालैंड में। नागालैंड की बात करें तो कैपिटल इसकी कोहिमा होती है, मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो और गवर्नर है ला गणेशन। अच्छा, आपको याद होगा अभी जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का चौथा संस्करण हुआ था वो भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हुआ था। कहाँ पे? असम में, ये भी याद रखना। और इसका शुभंकर मैस्कोट क्या था? अष्टलक्ष्मी था। और इसमें पहले स्थान पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रहा था। फिर आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी भारतीय सेना ने अपना पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन ये कहां पे बनाया है? तो आंसर होगा राजस्थान में। तो स्क्वाड्रन का मतलब होता है ग्रुप यानी कि समूह। तो ये एक इकाई है, एक यूनिट है जिसमें कई सारे सैन्य विमान और एयर क्रू शामिल होते हैं। तो याद रखना भारतीय सेना ने राजस्थान में अपना पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन बनाया है। राजस्थान में भी कहां पे? जोधपुर में। अपाचे हेलीकॉप्टर से भी 2 तरह के प्रश्न बन जाएंगे कि अपाचे हेलीकॉप्टर ये हमने किस देश से लिए हैं या किस देश से खरीदे हैं? तो अमेरिका से। और इनका निर्माण किसने किया? तो अमेरिका की जो बोइंग नाम की कंपनी है उसने। आपको याद है भारत से डॉर्नियर विमान कौन खरीद रहा है? तो गुयाना देश खरीद रहा है। और भारत से ब्रह्मोस मिसाइल कौन खरीद रहा है? तो फिलीपींस और इंडोनेशिया। ब्रह्मोस को भारत और रशिया ने मिलकर तैयार किया था। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और भारतीय सेना से याद आएगा भारतीय सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे, ये 15 जनवरी को हम मनाते हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में वर्ष 2024 का भारत का दूसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन सा बना है? तो आंसर होगा परफ्यूज। तो आपको याद होगा 2024 का पहला यूनिकॉर्न कौन सा था? वो कृत्रिम था, जो कि ओला के जो फाउंडर है भावेश अग्रवाल उनका था। और अब दूसरा बन गया है परफ्यूज। परफ्यूज आपको बता दूं ये एक फिनटेक कंपनी है। और यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? तो आप कह सकते हो यूनिकॉर्न ये स्टार्टअप का बड़ा रूप है। अगर टेक्निकल भाषा में बात करें तो स्टार्टअप की वैल्यू जब $1 बिलियन या उससे ज्यादा हो जाती है तो उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। और उसी तरह से जब किसी यूनिकॉर्न की वैल्यू $10 बिलियन या उससे ज्यादा हो जाती है तो उसे डेकाकॉर्न बोलते हैं। जैसे कि चेन्नई सुपर किंग यह भी डेकाकॉर्न बना था। अच्छा, वैसे कृत्रिम की बात हमने करी था, ये 2024 का पहला यूनिकॉर्न बना था। तो आप यूं भी कह सकते हो भारत का पहला AI यूनिकॉर्न कौन सा है? तो वो यही है कृत्रिम। और अभी नवंबर 2023 में जो ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग आई थी उसमें भारत तीसरे स्थान पे बताया गया था। पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे भारत है। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि पृथ्वी के सबसे दूरस्थ पॉइंट नीमो जिसका नाम है, इस तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो आंसर होगा क्रिस ब्राउन।
तो नीमो पॉइंट इसे पृथ्वी का सबसे दुर्गम स्थान माना जाता है, या यूं कह दूं कि ये किसी भी भूभाग से पृथ्वी पर सबसे दूरी का बिंदु है। ये हमारे ग्रह पर सबसे रहस्यमयी और दूर के स्थानों में से एक है। ये दक्षिण महासागर में स्थित है और ये पृथ्वी का सबसे दूरस्थ स्थान है, यानी कि सबसे दूर है। ये मैंने आपको बता दिया। ये एक काल्पनिक बिंदु है, मतलब कोई भूमि तो है नहीं कि वहां पे हमने पॉइंट लगा दिया, झंडा गाड़ दिया कि ये रहा स्थान। ये पानी में एक बिंदु डिसाइड कर लिया कि ये वाला जो स्थान है इसे नीमो पॉइंट कहा जा रहा है, और इसका पता लगाया था सर्वेक्षण इंजीनियर हरवोजे लुकाटेला ने 1992 में सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इस स्थान का पता लगाया था। तो ये जो पॉइंट नीमो है ये न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिणी प्रशांत महासागर में पैसिफिक ओशन में स्थित है। और ये जो क्रिस ब्राउन है जो भी यहाँ पे पहुंच गए और यहाँ पे पहुंचने वाले ये दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं, ये ब्रिटेन से हैं, तो इनका नाम ध्यान में रखना। मतलब इस पॉइंट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी के किसी भी भूभाग यानी कि जहाँ पे लैंड है वहां से इसकी दूरी देखोगे ना, और अगर इस पॉइंट से स्पेस स्टेशन की दूरी देखोगे तो स्पेस स्टेशन वाली दूरी कम है, बाकी भूभाग से जो पृथ्वी का भूभाग है जहाँ पे लैंड है, कोई भी द्वीप है, तो वो दूरी ज्यादा मिलेगी। इस पॉइंट से स्पेस स्टेशन की दूरी कम मिलेगी, यह कहा जाता है इस पॉइंट के बारे में। तो इनका नाम याद रखना, क्रिस ब्राउन। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान मिशन पर एस्ट्रोनॉट्स की मदद के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा सखी। तो याद रखना अभी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो कि कहां पर है, पहले तो ये याद रखो, ये आपको मिलेगा केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में। और अभी इन्होंने गगनयान मिशन पर एस्ट्रोनॉट्स की मदद के लिए सखी एप्लीकेशन लॉन्च किया है। सखी की फुल फॉर्म भी है स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। ये काम क्या करेगा? तो ये गगनयान मिशन पर जो भी एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे उनका ब्लड प्रेशर मापेगा, हार्ट बीट मेजर करेगा, मतलब उनके स्वास्थ्य से संबंधित ये काम करेगा, या यूं कहूं कि इनके स्वास्थ्य की निगरानी करेगा। तो एप्लीकेशन का नाम याद रखना सखी है। गगनयान मिशन की बात करें, आपको बताइए भारत का पहला मानव युक्त मिशन है जिसका उद्देश्य है भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाना। 2025 में हम इसे लॉन्च करेंगे। इसमें 3 लोग जाएंगे और अभी आपने पढ़ा होगा 4 लोगों को चुना भी गया है। चारों के नाम हमारे सामने आ चुके हैं, वो नाम भी मैं आपको बताता हूँ। प्रशांत बालकृष्णन, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। अब ये 4 नाम आ गए हैं, इनमें से 3 जाएंगे, 3 फाइनल होंगे। अच्छा, हम तो अंतरिक्ष में भेज रहे हैं इंसानों को। इसी तरह से आपको याद होगा अमेरिका एक बार फिर से इंसानों को चांद पर भेज रहा है, लेकिन याद रखना उतारेगा नहीं, चांद के आसपास वो चक्कर लगा के वापस आ जाएंगे। और उस मिशन का नाम क्या है? नासा के उस मिशन का नाम है आर्टेमिस, मिशन आर्टेमिस। बाकी हमारे 2 लक्ष्य जरूर याद रखना जो कि मोदी जी ने इसरो को दिए थे कि भारतीयों को चंद्रमा पर भेजना है कब तक? 2040 तक। और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है कब तक? 2035 तक। ये जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भाषा नेट पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री ने। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री ने अभी नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के ये भाषा नेट पोर्टल को लॉन्च किया है। और इसे लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो इंटरनेट तक पहुंच में भाषा अवरोध को रोकना। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको हिंदी और जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो इंटरनेट को यूज न कर सके, यानी कि डिजिटल समावेशीकरण हो सके, यही इसे लॉन्च करने का उद्देश्य है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में एरडाई ने किस नाम से इंश्योरेंस मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा बीमा सुगम नाम से। तो अभी 22 मार्च को एरडाई यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंश्योरेंस मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है बीमा सुगम, इसकी स्थापना को मंजूरी दे दी है। तो इसके जरिए एक ऐसा इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा जहां सभी इंश्योरेंस कंपनियों की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकेगी। तो बीमा सुगम ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरह होगा जहां इंश्योरेंस कंपनियां अपने उत्पाद, अपने प्रोडक्ट्स बेच सकेगी। तो अगर एक लाइन में कहूं कि बीमा सुगम का उद्देश्य क्या है, तो सभी पॉलिसी होल्डर्स को एंड टू एंड डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करना। एरडाई की हमने बात की, फुल फॉर्म हमने बताया इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1999 में। हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और चेयरपर्सन है देबाशीष पांडा। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे 2 नाम बताऊंगा जो आपने अभी सुने होंगे।
एक तो गिरिजा सुब्रमण्यम का नाम सुना होगा, अभी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी की सीएमडी बनी थी। और भूपेश सुशील राहुल की बात करें, ये एक ही नाम है, अभी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी बने थे। तो इंश्योरेंस से संबंधित नाम है और बिल्कुल लेटेस्ट अभी अपॉइंटमेंट पे हमने पढ़े, तो मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा दिया। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी मार्च 2024 में स्टार्टअप महाकुंभ 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो स्टार्टअप महाकुंभ 2024 इसका आयोजन अभी किया गया नई दिल्ली में। और आयोजन करने का उद्देश्य नाम से पता चल रहा है, देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। 18 से लेकर 20 मार्च 2024 तक यह हुआ अभी नई दिल्ली में। थीम भी है भारत इनोवेट्स। आयोजन किसने किया? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने। और इसका उद्घाटन किया था हमारे जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और टेक्सटाइल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी ने। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की? तो आंसर होगा यहाँ पे ब्राजील। तो 2+2 वार्ता में हमारे 2 मंत्री होते हैं और सामने वाला जो देश होता है उसके भी 2 मंत्री होते हैं। और ये 2 मंत्री कौन कौन होते हैं? एक होते हैं रक्षा मंत्री और एक होते हैं विदेश मंत्री। हमारे रक्षा मंत्री कौन है? आप सभी जानते हो, राजनाथ सिंह है। और विदेश मंत्री भी आप जानते हो, सुब्रमण्यम जयशंकर है। और अभी मार्च 2024 में ये वार्ता आयोजित हुई है और इन दोनों देशों के बीच में पहली बार ये 2+2 वार्ता हुई है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। और इसी तरह से मैं आपको याद दिलाऊं, अभी 2-5 महीने पहले की बात है, यानी कि अक्टूबर 2023 में भारत और यूके के बीच में भी ये 2+2 वार्ता पहली बार ही हुई थी। वैसे भारत और किन किन देशों के साथ ये 2+2 वार्ता कर चुका है? तो एक तो आप जानते हो भारत अमेरिका, भारत जापान, भारत रशिया और भारत ऑस्ट्रेलिया। अभी भारत यूके हो गया और अब भारत ब्राजील हो गया। अब बात ब्राजील की है तो ये रहा मैप में ब्राजील। कैपिटल ब्राजीलिया होती है, करेंसी है ब्राजीलियन रियल, प्रेसिडेंट है लूला दा सिल्वा। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि वर्ष 2024 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस और विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा भारत। तो भारत ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 और वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली का आयोजन करेगा, मतलब होस्ट करेगा। कब करेगा? 15 से लेकर 19 अक्टूबर 2024 तक। और ये इसका 8वां संस्करण होगा। तो इस आयोजन का उद्देश्य क्या होगा? वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना और दूरसंचार सुधारों को आगे बढ़ाना। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा। वैसे हमारे संचार मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में हैती से भारतीयों को बचाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो आंसर होगा ऑपरेशन इंद्रावती। तो अभी भारत सरकार ने हैती देश में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए अभी ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है। अब आप सोचोगे कि ऐसा हैती में क्या हो गया कि वहां से भारतीयों को निकालना पड़ा। दरअसल वहां क्रिमिनल जो गैंग्स होती है उन्होंने काफी हिंसा मचा रखी है। उन्होंने कई सरकारी संस्थाओं पर हमले किए, कई जेलों पर हमले किए, जिससे लगभग 4000 कैदी फरार हो गए। ये जो हथियारबंद लोग हैं ये देश के कई जगहों पर आगजनी कर रहे हैं, दुकानों घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। इनकी हिंसा बढ़ती जा रही है। और इसी बीच में अभी 12 मार्च को हैती के जो प्रधानमंत्री हैं एरियल हेनरी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। मैं आपको यह भी बता दूं कि हैती में कोई भारतीय दूतावास नहीं है, कोई एम्बेसी नहीं है। तो हैती न्यूज में आया है, तो इसके स्टैटिक भी मैं आपको पहले बता देता हूं। तो ये रहा मैप में हैती। ये एक पूर्वी फ्रांसीसी उपनिवेश है, नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में आता है। कैपिटल पोर्ट ऑफ प्रिंस हो गई, करेंसी है हैटियन गॉड। मैंने आपको बताया अभी तक इसके प्रधानमंत्री हुआ करते थे एरियल हेनरी, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब फिर आपसे पूछ रहे, अभी मार्च 2024 में किन देशों के बीच IMT ट्रिलेट 2024 अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा मोजाम्बिक और तंजानिया। तो एक्सरसाइज का नाम है IMT ट्रिलेट 2024। IMT मतलब हो गया इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया। ट्रिलेट मतलब हो गया ट्राइलेटरल। और ये एक नेवल एक्सरसाइज है, नौसैनिक अभ्यास है। ये 21 से लेकर अभी 29 मार्च तक हुआ। इस बार ये इसका दूसरा संस्करण है। कहां पे हुआ? तंजानिया के जांजिबार और मोजाम्बिक के मापुटो में। और इसमें भारत की तरफ से INS तीर और INS सुजाता नाम के जहाज ने हिस्सा लिया। INS मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। मैंने कहा इस बार इसका दूसरा संस्करण है। तो इसका पहला संस्करण कब हुआ था? 2022 में हुआ था, वो भी तंजानिया और मोजाम्बिक में हुआ था। ये 2 देश आ गए न्यूज में, तो इनके स्टैटिक हम जरूर देख लेते हैं। मोजाम्बिक की बात है तो ये एक अफ्रीकी देश है, ये रहा मोजाम्बिक। दोनों ही अफ्रीकी देश है वैसे तो। इसकी कैपिटल मापुटो होती है, करेंसी है मोजाम्बिकन मेटिकल।
और तंजानिया की बात है तो ये रहा मैप में तंजानिया, कैपिटल डोडोमा हो गई, तंजानियन शिलिंग करेंसी हो गई, प्रेसिडेंट है सामिया सुलूहू हसन। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसे आप कहते हो माउंट किलिमंजारो, वो आपको तंजानिया देश में ही मिले। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल लैंडिंग कराई है, उसका नाम क्या रखा है? तो आंसर होगा पुष्पक विमान। तो अभी इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल इसकी सफल लैंडिंग कराई है और इस स्वदेशी स्पेस शटल का नाम पुष्पक विमान रखा है। यहाँ पे आप देखोगे RLV-LEX-02, इसकी फुल फॉर्म हो गई है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट। तो अभी इसे कर्नाटक के चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्टिंग रेंज में हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और फिर रनवे पर ऑटोनॉमस लैंडिंग के लिए छोड़ दिया गया। आपको याद है सबसे पहले रीयूजेबल रॉकेट को किसने बनाया? स्पेस एक्स ने 2015 में ही बना लिया था, जिसका नाम फॉल्कन 9 है। फॉल्कन 9 के नाम से आप इसे जानते हो। स्पेस एक्स ये एलन मस्क की कंपनी है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में स्वदेशी रॉकेट बनाने वाली भारत की दूसरी निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा अग्निकूल कॉस्मोस। तो अभी अग्निकूल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड ये अपना पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च करने वाली दूसरी भारतीय प्राइवेट कंपनी बन गई है। मतलब समझ में आई बात? मतलब इसका तो ये पहली बार है जब ये अपना रॉकेट लॉन्च करेगी, ये एक प्राइवेट कंपनी है। पर भारत में ऐसा दूसरी बार होगा जब कोई प्राइवेट कंपनी रॉकेट लॉन्च करेगी, ये कहने का मतलब हो गया। क्योंकि इससे पहले हैदराबाद की स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी है, उसने अपना एक रॉकेट लॉन्च किया था जिसका नाम विक्रम एस था, वो भी हमने पढ़ा था। तो वो पहली प्राइवेट कंपनी थी जिसने अपना खुद का रॉकेट लॉन्च किया था जिसका नाम विक्रम एस था। और स्काई रूट ये भारत में अब दूसरी ऐसी प्राइवेट कंपनी होगी जो अपना खुद का रॉकेट लॉन्च करेगी। बात आपको समझ में आ रही है? कहाँ की है ये कंपनी? ये चेन्नई की कंपनी है, अग्निकूल कॉस्मोस इसका नाम है। और इसके रॉकेट का नाम क्या है? जैसे कि स्काई रूट एरोस्पेस के रॉकेट का नाम था विक्रम एस, तो इसके रॉकेट का नाम क्या है? अग्निबाण है। अब यहाँ पे एक अपडेटेड जानकारी मैं आपको दे दूं जो आपको कोई नहीं देगा, कि इसे अभी लॉन्च किया जाना था आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, पर तकनीकी खराबी के कारण इसका लॉन्च नहीं हो सका, वो पोस्टपोन कर दिया गया। पर कोई बात नहीं, अभी नहीं करा, कुछ दिन बाद कर देंगे, लेकिन करेंगे। अच्छा, इसी रॉकेट से, ये जो इनका रॉकेट है अग्निबाण, इसी से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, वो मैं आपको बताऊं। जैसे कि ये किसी निजी लॉन्च पैड से लॉन्च होने वाला भारत का पहला लॉन्च होगा और ये भारत का पहला अर्ध क्रायोजेनिक इंजन संचालित प्रक्षेपण होगा और ये दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन होगा जिसे स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। तो इससे संबंधित जो भी पॉइंट्स बनते हैं वो सारे मैंने आपको रिवाइज करा दिए, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा विशाल ज्वालामुखी जिसका नाम है नॉक्टिस, इसकी खोज ये किस ग्रह पर हुई है? तो आंसर होगा मंगल ग्रह यानी कि मार्स। तो अभी मार्स पर यानी कि मंगल ग्रह पर नॉक्टिस ज्वालामुखी की खोज की गई है। ये कितना ऊंचा है? लगभग 9000 मीटर ऊंचा है, मतलब माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है ये ज्वालामुखी। और आप कह सकते हो ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जिसका जो क्षेत्रफल है यानी कि कितने एरिया पे ये फैला हुआ है, तो 450 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में ये फैला हुआ है। तो नाम याद रखना क्या है? नॉक्टिस है। कहां पर है? मंगल ग्रह पर है, ये याद रखना। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस ने सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन को लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा त्रिशूल। तो ड्रोन निर्माता कंपनी है, ड्रोन बनाने वाली ये कंपनी है गरुड़ एरोस्पेस इसका नाम है। और अभी इसने सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल को लॉन्च किया है। तो इस सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन जो ये त्रिशूल है, इसका उपयोग लोगों की आवाजाही, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी करने और यातायात का आकलन करने के लिए किया जाएगा। गरुड़ एरोस्पेस की बात करें तो ये एक ड्रोन स्टार्टअप कंपनी है। इसकी स्थापना सन 2015 में की थी किसने? अग्निश्वर जयप्रकाश ने। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में पहले मगही उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो आंसर होगा अभय के ने। तो फूल बहादुर ये पहला मगही उपन्यास है जिसका अभी अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। किसने किया? अभय के ने। ये उपन्यास जो है, ये फूल बहादुर जिसका नाम है, ये मूल रूप से जयनाथ पति ने लिखा था, जिसे पहली बार 1928 में प्रकाशित किया गया था और अब
अभय के द्वारा अंग्रेजी में इसे अनुवादित किया गया, ट्रांसलेट किया गया। अच्छा, अभय के ये लेखक हैं और अभी इनकी एक लेटेस्ट बुक और आने वाली है, 2025 में आएगी, लेकिन बुक के बारे में बता दिया गया है कि बुक का नाम क्या होगा। बुक का नाम होगा नालंदा। फिर आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया? तो आंसर होगा पोखरा को। तो नेपाल ने अपने यहाँ पर पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नेपाल सरकार ने अभी गंडकी प्रांत के एक शहर जिसका नाम है पोखरा, उसको अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है। यहाँ पर एक झील बड़ी फेमस है जिसका नाम है फेवा झील, तो वो यहीं पर है नेपाल में, पोखरा नामक स्थान पे है, ये भी ध्यान रखना। देखो, नेपाल की कैपिटल काठमांडू है। काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। करेंसी है नेपाली रुपया और प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड।